Assalamu alaikum. I hope that you all will be fine. Today our topic is about World War, जो कि 10th क्लास की हिस्ट्री में राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो थर्ड चैप्टर है उसी में एक सब टॉपिक इंटर वॉर इकोनॉमी हमें पढ़नी पड़ती है, उसी के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। सो इंटर वॉर इकोनॉमी को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ी गई और किसके दरमियान लड़ी गई। सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहा जाता है। जब हम हिस्ट्री बोलते हैं तो हमें पता चलता है 1914 में एक बड़ी जंग लड़ी गई यूरोप में, जो असल में ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटी के बीच में लड़ी गई। बट हम इस वार को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। द रीजन बिहाइंड इज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड got involved in the war. That is why हम इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, क्योंकि अगर कुछ एशियन कंट्रीज, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज ने डायरेक्टली इनमें पार्टिसिपेट नहीं किया, बट रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल दोज कंट्रीज वर यूज्ड इन दिस वॉर। हम सबसे पहले ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटी के बारे में जानेंगे। ट्रिपल अलायंस एक ग्रुप था जो कि जर्मनी, इटली और जापान ने बनाया था। दूसरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज उन दिनों यूरोप में जो था, that was made by France, Britain, Russia and later on USA joined the same group। यानी कि अब दो ग्रुप, जो ट्रिपल अलायंस का ग्रुप था उसमें थे जर्मनी, उसमें था जापान, उसमें था इटली और लेटर ऑन उसमें ऑटोमन टर्कस भी जुड़ गए। और दूसरा ग्रुप जो ट्रिपल एंटेंटी के नाम से मशहूर है उसमें था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड लेटर ऑन यूएसए। अब सवाल है ये दो ग्रुप उस वजूद में क्यों आए थे। द रीजन बिहाइंड दैट इज दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थी इन दो ग्रुप्स की। जैसे कि वन ऑफ द ग्रुप अमंग देम वाज सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और जो दूसरा ग्रुप ऑफ नेशन ट्रिपल अलायंस का था दैट वाज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें जर्मनी, जिसमें जापान और जिसमें इटली की बात आती है। तो यही असल में कोई एक बात है, मेन रीजन जो असल में है वो है यही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन दो ग्रुप्स में थी। कुछ और भी रीजन थे जिनकी वजह से ये दो ग्रुप वजूद में आ गए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस ज्यादा रहेगा कि इस वार के दौरान कौन सी वो इकोनॉमिक चेंजेस आ गई वर्ल्ड इकोनॉमी में, उन पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। एज यू नो दैट बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी बिफोर 1914, ये जो ब्रिटेन था इट वॉज अ ग्रेट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन वार में इन्वॉल्व होने के बाद इसकी इकोनॉमी कंप्लीटली शटर हो गई। इसने बहुत सारे लोन्स यूएसए से लिए, जिसकी वजह से यूएसए इससे पहले एक कंट्री जो थी, जो एक बारोवर कंट्री थी, वो एक लैंडर कंट्री बन गई। यानी इंटरनेशनल सिनेरियो में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, को आज हम इस नाम से जानते हैं, वो कंट्री एक डेटर थी बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बट आफ्टर गिविंग लोन्स टू द ट्रिपल एंटेंटी ग्रुप इट बिकेम ए क्रेडिटर नाउ। तो यही वजह है कि तब से जाकर आज तक, आज भी अगर आप देखोगे कि अमेरिकन इकोनॉमी आसमां छू रही है। बेसिकली अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में डेवलप करना स्टार्ट किया। नाउ द सेकंड थिंग, एज यू नो दैट कि ये जो ग्रेट ब्रिटेन था इट वाज अ बिग कॉलोनियल पावर। इसकी कॉलोनीज सारी दुनिया में फैली हुई थी, इंडिया वाज वन अमंग देम। तो अगर हम वार के बाद देखेंगे तो ये जो ब्रिटेन ने अपनी इकोनॉमी गंवा दी ड्यूरिंग द वार, उसके बाद इंडिया में उसका वो डोमिनेंस नहीं देखने को मिला जो पहले था। इवन दो यू कैन सी दैट कि जो ग्रेट ब्रिटेन था ये कम्पीट नहीं कर पाता था जापान के साथ आफ्टर द एंड ऑफ द वार इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जापान के साथ ब्रिटिश फिर कम्पीट नहीं कर पा रहा था, ये याद रखना। ये भी एक इम्प्लीकेशन पड़ी इस वार की, इस ग्रेट ब्रिटेन पे, जो ग्रेट इकॉनमी हुआ करती थी। अनदर थिंग जो वार के दौरान हो गई वो ये कि इस वार को फाइट करने के लिए दीज यूरोपियन पावर्स recruited the forces at a large scale। और जब वार
चला 1914 से लेकर 1918 तक, उसमें एक लार्ज स्केल की किलिंग हो गई। इसमें 9 मिलियन पीपल की डेथ होती है और 20 मिलियन पीपल इंजर्ड होते हैं। और ये जो ऑल कैजुअलिटीज थी ये वर्किंग क्लास पे इम्पैक्ट कर गई, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट हुई थी ये वर्किंग क्लास से हुई थी। तो क्या सामने आ गया कि वर्किंग क्लास सफर हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट कि अब वुमेन को वो सब कुछ करना पड़ा जो इससे पहले मेन करते थे। नेक्स्ट थिंग जो हमने इस वार में देखी वो ये थी, वार इक्विपमेंट के रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग थी उस पर ज़्यादा जोर पड़ा, और ऑल दोज गुड्स दैट वर यूज्ड टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ वार, उन पे उनकी प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर पड़ा। तो विद द रिजल्ट डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई तो उसके लिए हमें एक लॉट चाहिए था जो उसको प्रोड्यूस करे। बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। लेकिन जैसे ही कि वार खत्म हो गया तो ये सारी चीज़ें डाउन हो गई, यानी कि अब वार खत्म होने के बाद प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो गई। आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो गया। इवन दो कि इन 1921 यानी इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ वार, जैसे कि हम 2-3 साल के बाद देखते हैं वार के 1921 में, तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में आउट ऑफ 5 वर्कर्स में से एक को अपना जॉब खो देना पड़ा। और एक इम्प्लीकेशन वार की ये थी, ड्यूरिंग द वार जो वीट प्रोडक्शन इससे पहले हुआ करती थी दैट वाज कैरिड इन द ईस्टर्न यूरोप, बट ड्यूरिंग वार ईस्टर्न यूरोप में उसकी और अटेंशन कम मिला, जिसकी वजह से द प्रोडक्शन शिफ्टेड टू अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अब अमेरिका से एक्सपोर्ट होके यूरोप पहुंचते थे, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस में हाइक हुआ था। लेकिन जैसे ही वार ओवर हो गया ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज ने वीट की प्रोडक्शन को रेस्टोर किया, तो उसके रिजल्ट्स क्या आए कि वीट की कल्टीवेशन ज़्यादा हो गई। वीट की कल्टीवेशन जब ज़्यादा हो गई तो प्राइस ऑफ वीट डिक्रीज हो गया फिर से। तो यानी कि इन नटशेल हम देखते हैं कि कभी ऊपर जाता है प्राइस, कभी नीचे आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ वार इकोनॉमी कोई स्टेबिलिटी में नहीं थी। तो ये फिर सिलसिला चलता रहा 1950 तक।